का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। हम अखा जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता, आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। और लड़ेंगे। जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद। जय सेवा जय जोहार। आज अच्छा यात्रा लेकर हमारे बीच अदर स्टेट छत्तीसगढ़ से प्रारंभ होकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान एवं अन्य राज्यों में यह टीम अपने संघर्ष को संपर्क बनाए और समाज को कैसे ऊपर लाया जाए और एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाए, ऐसी मुहिम लेकर के आज हमारे बीच आगमन हुआ। मैं आठवें ब्लॉक के समस्त टीम युवा आदिवासी विकास संगठन, जय आदिवासी युवा शक्ति एवं कोरकू महासभा एवं बीकेडी एवं आकाश संगठन एवं जो आठवें में जितने भी कार्यरत संगठन हैं, उन सभी की ओर से इस टीम का हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं करता हूं। आज अपने घर परिवार, बाल बच्चे, सारी चीज को त्याग करके आज हम लोगों को जगाने के लिए इतने दूर राज्यों में सामने चुनाव आ रहा है, इसलिए फिर उनका जो रूट था उन्होंने उस रूट को चेंज करके अपने साधन से निकले और आज अपने मार्गदर्शन के लिए यहाँ हमें मार्गदर्शन देने के लिए पहुँचे। तो ताली में मजा नहीं आया, अपना स्टेट मतलब कहना चाहिए परिचय हमें हमारे सारे जनों को बताए कि हम गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट से हूँ और पिछले 30-35 सालों से समाज के लिए कुछ न कुछ करते आए हम लोग। हमने 30 साल तक अध्यापक आरएस लेके फुल टाइम सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं
और आज जो देश की हालत है उस हालत से बचने का उपाय ढूंढने हम ये पूरी यात्रा निकाली है, जो 4000 किलोमीटर की यात्रा है और 54 दिन तक चलने वाली है। तो यात्रा आज बैतूल के गांव में आई है। आप सबका जो हमारा स्वागत अभिवादन किया, इसलिए आप सबका बहुत। ब्राइट एकेडमी जो कोटा में है और दाहोद में है, उनका मैं प्रोपराइटर हूँ। उसमें RRB डिफेंस पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह का रोज चलता है, क्लास चलते हैं। और वैसे ज़्यादातर हम लोग खेती में इंटरेस्ट लेते हैं, तो खेती भी चलती है अच्छी। तो अभी ये हम लोग 4000 किलोमीटर की यात्रा, वो रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा संदेश है, वो संदेश यही है कि हमें वैचारिक एकीकरण करना है, सामाजिक और सांस्कृतिक शुद्धिकरण करना है, और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का संदेश लेके ये यात्रा इस बार 4000 किलोमीटर की है। शुरुआत जब झारखंड से हुई थी, तब से छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, और राजस्थान से फिर वापस गुजरात की बॉर्डर पर, जहाँ पर 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे गए थे, जो पाल चितरिया गांव है, वहीं पर इनकी समाप्ति होगी। जब से शुरू हुआ झारखंड छत्तीसगढ़ वाला आदिवासी एक हो गए हैं। भारत का मूल मालिक जाग गया है। आने वाले समय में जो गैर आदिवासी है, जो भारत की जो स्थिति थी, वो स्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य श्रीमान रावण चरण निर्वाची जी, आपसे निवेदन, अध्यक्ष आप भी आए और और इसी कड़ी में मैं चाहूँगा हमारे मीडिया प्रभारी श्रीमान निवेदन करूँगा, महेंद्र सलामी जी, ये भी आए और बंसा निवेदन करूँगा, फिर ये भी आए कर दिया। चलो आप किसी को समझ से आए राजेंद्र खड़ा होना बैठना है ना, तो बिना सामने तो हम सोच रहे थे कि देश के आदिवासियों को एक कैसे करें, और इसके लिए एक यात्रा निकालना सोचा था, और वो भी पैदल यात्रा। लेकिन कोरोना और दूसरी कुछ वजहों से ये यात्रा टलती गई, और टलते टलते जब ये 2023 आया, तो हमने सोचा कि अगर जो 4000 किलोमीटर तक चलेगी और 54 दिन तक चलेगी। आज तक आदिवासियों के इतिहास में कभी ये हमने नहीं देखा, नहीं सुना कि इतनी लंबी यात्रा किसी ने निकाली। और इस यात्रा में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, कुल मिलाकर के 6 राज्यों से यात्रा गुजरेगी। और वो सारे राज्यों में आदिवासी बहुल जो इलाका है, इस इलाके से यात्रा गुजरेगी। तो इस यात्रा के अनुलक्ष्य में हम कल सुबह से बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। कल 15 अगस्त था, और यहाँ के एक प्रखर कार्यकर्ता जो गायक भी थे, उनकी मृत्यु होने की वजह से कल हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया और बैतूल में रुके। शाम को इन सारे गणवीरों से हमारी मीटिंग भी हुई थी, और आज से ये बैतूल जिले का दौरा हमारा शुरू हो रहा है। जैसे आपने बैनर में पढ़ा, ये पर्चे में भी पढ़ा होगा, यात्रा का नाम है आदिवासी सुरक्षा यात्रा। तो आदिवासी सुरक्षा यात्रा ये नाम रखना आज की तारीख में बहुत जरूरी था। अगर हम पिछले कुछ दिनों की घटनाएं देखें,
सीधी में जो मूत्र विसर्जन किया गया हमारे लोगों पर, हमारे एक आदमी पर, मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया, तो आज आजादी के 76 साल बाद भी आज आदिवासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तब ये जरूरी था और हमने ये किया। आदिवासी सबसे पहला अपने सवाल तो हमें ये होना चाहिए कि आदिवासी असुरक्षित कैसे हुआ। तो आदिवासी असुरक्षित होने की वजह खास ये है कि आदिवासी दशकों पहले स्वनिर्भर था, आत्मनिर्भर था। आदिवासी अपनी 2 वक्त की रोटी खुद के खेत में कमा के खाता था। आदिवासी अपनी जमीन पे उगे हुए पेड़ और उसकी मिट्टी से अपना घर बनाता था। उसको आदिवासी जब से बाजार पर निर्भर होने लगा, तब से वो गैर आदिवासी जो व्यापारी वर्ग है उसका गुलाम से पहचाना जाता है। इसी तरह हम भील कम्युनिटी से, भील समुदाय से है, तो हम भी हमारी संस्कृति से पहचाने जाते हैं। तो संस्कृति पर दूसरी संस्कृति पर आक्रमण हुआ और इस आक्रमण की वजह से हमने अपनी संस्कृति पर धीरे धीरे छोड़ने लगे और संस्कृति पर भी हम पर निर्भर करने लगे। तो हमारे लिए अभी आवश्यक है कि हमारी संस्कृति का शुद्धिकरण हो। और तीसरा, जब हमारे मुख्य राजा थे, कौन राजा के शायद 33 गढ़ थे ना, तो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भी पर निर्भर बनते गए। और इस वजह से आज ये हमारी हालत हो रही है कि किसी की हिम्मत हो रही है कि वो हम पर मूत्र विसर्जन करे, किसी की हिम्मत हो रही है कि वो हमारी बहन बेटियों को नंगी घुमाए। तो इस सब से बचने के लिए और हमें सुरक्षित होने के लिए हमें पूरे देश के आदिवासियों में एक वैचारिक एकीकरण करना होगा। आप गोंड है, मैं भील हूं, झारखंड के मुंडा है, संथाल है, अगर ऐसे गिना जाए तो इस देश में 781 आदिवासी समुदाय है। और 781 आदिवासी समुदाय अगर अपने अपने बारे में सोचने लगेगा, अपने अपने समुदाय के बारे में सोचने लगेगा, तो ये देश का आदिवासी कभी एक नहीं होगा और उस पर वो सीधी वाली और मणिपुर वाली घटनाएं होती रहेगी। तो हम हमारी जो टेरिटरी है, हमारा जो विस्तार है, उस विस्तार में अपनी स्वतंत्रता कायम रख के और कायम रखते हुए हम पूरे देश के आदिवासी एक हो, ये हमारी कोशिश है और ये हमारी यात्रा का संदेश भी है। और इसके लिए जब देश में कहीं कोई घटना होती है, जो चाहे किसी भी समुदाय का आदिवासी हो, और उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, या तो कोई ऐसे जघन्य अपराध होता है, या तो उसे प्रताड़ित किया जाता है, तब इस देश के 781 समुदायों को एक होके खड़ा होना पड़ेगा, करने वालों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और तभी हम सुरक्षित हो सकेंगे। तो हम हमारा ये संदेश लेके निकले। और खास अब मैं बात कर रहा हूं राजनीति की। 7-8 सालों से देख रहे हैं कि पूरे देश का आदिवासी समुदाय धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और अच्छी तरह जागरूक हो रहा है। 9 अगस्त की अगर अपन रैली देखें तो हजारों लोग रैलियों में इकट्ठा होते हैं, संगठित भी हो रहे हैं रैली में, लेकिन इसका हमें कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। और इस रैली को देख के भी सरकार पर हमारा कोई असर नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह यह है कि हम राजनीतिक तौर पर कमजोर हैं। अभी ये जिला परिषद के जो सदस्य थे, उन्होंने जो बताया, जो बात, वो मुझे बहुत पसंद आई कि 2 पार्टियों ने मिलकर उनको हराया, उन्होंने निर्दलीय खड़े रहे और हमारे लोगों ने उनको जिताया। तो हमारा संदेश भी वही है, आदिवासी एक वोट बैंक बनना चाहिए। इस देश का आदिवासी वोट बैंक बनकर हमारे समाज की बात करने वाला जो लोग है, इंसान है, सामाजिक कार्यकर है, और जो लड़ना चाहता है, उम्मीदवारी करना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, अगर उसको हम एक साथ वोट करके जिताएंगे तो वो हमारी संसद और विधानसभा में हमारी आवाज बन के जाएगा। तो हम लोग एक वोट बैंक बने। और जब स्वनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं, तब आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं, तब मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि राजनीतिक तौर पर भी हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमें आने वाले समय में हमारी राजनीति कैसी होगी, किस दिशा में होगी, खुद की होगी या पराई होगी, इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा और जल्द से जल्द राजनीतिक तौर पर हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। गोंडवाना ने यह कोशिश की, गोंडवाना सफल भी हुआ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बना दी, लेकिन आज बिखर गया। और बिखरने की वजह क्या है वो ढूंढना पड़ेगा। उसको ढूंढ के उसको कैसे उसका सॉल्यूशन लिया जाए, कैसे उसका समाधान ढूंढा जाए, वो ढूंढ के फिर से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक साथ खड़ी करे ये गोंडवाना के लोग, वही हम आपसे उम्मीद रखते हैं और वो हमारा संदेश भी है। हम लोग हमारे भील प्रदेश के इलाके में, जैसे आप 9 राज्यों में गोंड है महाराष्ट्र, और जो वो हमारा इलाका है उस इलाके को हम भील प्रदेश कहते हैं। तो भील प्रदेश में भी हम इस बार एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। एक प्रयोग हम कर चुके, निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके हमारे पास आज जनपद में 118 सीट राजस्थान में है और जिला परिषद की 18 सीट हमारे पास है। तो वैसे ही इस विधानसभा चुनाव में हम वहां एक पार्टी गठन करना चाहते हैं। जो कल हमारी बात हुई थी इन विद्वानों से कि हम कैसे काम कर रहे हैं वहां पर, और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि उसी तर्ज पर आप अगर यहाँ काम करोगे तो यकीनन ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो 3-4 जो भी बंटवारे हुए हैं वो बंटवारे में से फिर एक होगी और आने वाले समय में विधानसभा में और लोकसभा में गोंडवाना का आवाज भी गूंजेगा। तो हम ये जो वैचारिक एकीकरण, सांस्कृतिक शुद्धिकरण, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का संदेश लेके निकले, उस संदेश को आप लोग अपने गांव-गांव तक, अपने पूरे जनपद में एक आदिवासी के घरों में पहुंचाए और आने वाले समय में जैसे हमारे पुरखे राज करते थे वैसे ही हम भी राज करें, यही उम्मीद के साथ आप सबको मेरा सेवा जी। आपने समाज को किस प्रकार संगठित करे और किस प्रकार राजनीति में हम उतरे और किस प्रकार से हम हमारे समाज को आगे लेकर जाए, इस पर विचार रखा। आपको पुनः 8वें ब्लॉक के समस्त टीमों की तरफ से आपको पुनः सेवा जोहार। आप वर्तमान जिला पंचायत सदस्य तिरुमाल रामचरण जी गिरपाचे आप आए और यह टीम को उनका आभार व्यक्त करें। तत्पश्चात भोजन देखते हुए आज पूरे 6 राज्यों में आदिवासी सुरक्षा यात्रा निकालने का ये फैसला लिया और की धरती पर यहाँ उपस्थित हुए आप सभी गुजरात से आए हुए सभी अतिथियों का इस 8वें ब्लॉक में हार्दिक सेवा जोहार, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, जिस प्रकार हमारे अभी साथी ने बताया कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और हमें राजनीतिक रूप में किस प्रकार मजबूत होना है और सामाजिक शुद्धिकरण हमको करना है, और साथ साथ ही हम क्षेत्र में जब दौरा करते हैं या क्षेत्र में संपर्क करते हैं तो लोगों को हमारे भी देखने में आ रहा है कि हम लोग धीरे धीरे हमारी संस्कृति को छोड़ के हम धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा आने वाले समय में हमें बहुत बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि हम जगह जगह सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम बताते हैं कि अगर हमारी संस्कृति अगर जिंदा है तो हम जिंदा है, और जिस दिन हमारी संस्कृति खत्म हो उस दिन हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, हमारा नामो निशान हो जाएगा। अभी पूरे इंटरनेशनल स्तर पर हमारे बिरसा ब्रिगेड के संस्थापक आदरणीय सतीश पेंदाम जी उसी लड़ाई को लेकर पूरे विश्व स्तर पर एक मुहिम चलाए हुए हैं, जिसमें कि पूरे विश्व के आदिवासियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सभी भली बातें जानते हैं कि 1994 में
संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई और उस बैठक में हमारे भारत देश में जो सरकार थी, उस समय में जो सरकार थी, उस सरकार का प्रतिनिधि वहां गया और उसने बताया कि हमारे देश में तो आदिवासी रहते ही नहीं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़े सोचने का प्रश्न है कि जबकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं आदिवासी रहते हैं तो वो भारत में आदिवासी रहते हैं, फिर भी यहाँ के प्रतिनिधि जाकर यहाँ से संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन वहाँ के किसी हमारे आदिवासी भाई से हमारा कोई संपर्क नहीं कि वह वाकई में वहाँ हुआ क्या था, हमें जानकारी नहीं है। हम दूसरों की जानकारी से हम इधर, लेकिन ये पहली बार ये देखने में आया कि मणिपुर हिंसा जो हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में, जो हमारी बहनों के साथ में जो घटना हुई, उसको लेकर पूरे देश में एक आक्रोश दिखा, पूरे आदिवासी भाइयों में एक आक्रोश दिखा कि हमारे आदिवासी समाज के साथ में क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि अभी हम ले लेते हैं नीमच की घटना, अभी मऊ की घटना, चाहे सीधी की घटना, अभी और एक घटना तुरंत तत्कालिक शाहपुर की घटना, कि हमारे आदिवासी जो आदिवासी समाज के बारे में बात करते हैं उन लोगों के साथ में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। इन घटनाओं से हमें सीख लेकर हमारे समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि आपको शायद पता होगा, अभी सर बता रहे थे कि 781 आदिवासी समाज में अलग अलग समाज के, आदिवासी समाज के अलग अलग कैटेगरी के लोग उसमें सम्मिलित है आदिवासी समाज में। लेकिन
बता दिया है कि चाहे झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या गुजरात हो, प्रदेश का किसी भी राज्य हो, हम आदिवासी एक हो रहे और हमारी एकता का प्रति यह स्वागत दर्शा रहा है कि हम बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे केतन बामुनिया जी और साथी लोग हैं, तो सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ हमारे भैंसई की ओर से, भैंसई आदिवासी समाज संगठन की ओर से। बस धन्यवाद। पत्रिका है उसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने आज से 4 साल पहले सोचा था कि हम लोग यात्रा निकालेंगे, पर कुछ न कुछ मुश्किलें आने की वजह से हम लोग यात्रा नहीं निकाल पा रहे थे। फिर तो कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से भी यही हो गए। अब इस बार वैसे ऐसा था कि पूरा पैदल चल रहा है, पूरा पैदल, और ये चुनाव बहुत नज़दीक है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो फिर हम लोगों ने ज़्यादातर कार से और जितना हो सके पैदल से, दोनों में हमने थोड़ा सम्मिलित किया है। कीर्तन बाबा ने ऐसे ज़्यादातर जो लोग हमारे साथ हैं, हम सब रहने वाले गुजरात दाहोद के, गुजरात दाहोद मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर है। हम सब रंग के रहने वाले हैं। हम लोगों ने ये यात्रा झारखंड पहले गए। झारखंड यानी बिरसा मुंडा का जो गांव है, वो गांव से यात्रा निकाली। झारखंड से हम छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ से अभी हम मध्य प्रदेश में है, आपके साथ है। यहाँ से फिर पूरा मध्य प्रदेश, ये झाबुआ, कुर्सी, बड़वानी से होते हुए महाराष्ट्र में जाएंगे। महाराष्ट्र में भी नंदुरबार वाला एरिया है, नासिक बॉर्डर वाला एरिया है, यानी महाराष्ट्र में अपना जो अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल 5 है वहीं पर जाएंगे। फिर हम गुजरात में आएंगे, गुजरात में भी पूरा गुजरात जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ, और फिर हम राजस्थान जाएंगे। राजस्थान से फिर राजस्थान और गुजरात की जो बॉर्डर है, जहाँ 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे गए थे, उस जगह पर जो पाल दरिया समाज है, तो यही भावना लेके हम 4000 किलोमीटर का ये यात्रा जो निकाला है, उसका जो मूल संदेश है, जो मूल संदेश यही है कि आदिवासी सुरक्षा यात्रा पहला ही जो संदेश है वो ये है। 781 समुदाय है, हर समुदाय में हम तो बहुत सारे 781 में से बहुत सारे छूट गए, जैसे मणिनगर वाला छूट गया है। तो हमको जो लगता है वो आपको भी लगता होगा। हम लोग चिल्ला रहे हैं कि आदिवासी एक हो रहे हैं, आदिवासी एक हो रहे हैं, और हम लोगों को जो मणिनगर की घटना पर हम लोगों ने बहुत सारी आवाज़ भी उठाई। कहीं हम लोग ये मीनबत्ती लेके चल पड़े, कहीं खाना पर बैठ गए, कहीं पर पूरा बाजार बंद करवा दिया, एक दिन के लिए बंद करवा दिया। पर जब ये हुआ, फिर एक दिन हमने सोचा भले मणिनगर अपने भाई लोग हैं, तो साला किसी का नंबर नहीं है। मीडिया में क्या बता रहे पता नहीं है, यूट्यूब पर क्या बता रहे पता नहीं, सोशल मीडिया में क्या जा रहा है पता नहीं, पर हम लोगों को भाई के साथ हम बात नहीं कर पा रहे कि वहाँ हो क्या रहा है। यानी हम पूरे भारत का समाज एक है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जिनका हमारे पास एक भी नंबर नहीं है कि हम जुड़ सकें। हमारे यानी ये पूरे भारत की जो मुहिम है, कहीं एक तरीके से चल सके, ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो ये इस बार हम 6 राज्य लेके निकले हैं, और उसमें हर दूसरे की कॉन्टेक्ट है। कहीं ना कहीं एक सामाजिक तौर तरीके से वैचारिक क्रांति, वैचारिक एकीकरण लाने की जो ये हम खोज रहे हैं, यही संदेश है हमारा, है ना। और दूसरा ये है कि भारत का एक भी समुदाय ऐसा नहीं है कि जो हमें मिलते जुलते ना, यानी रीति रूढ़ी परंपरा के हिसाब से 80% सेम है। जैसे आप वहाँ पर झारखंड में गए तो मुंडारी मिले, फिर आए तो ये गोंडवाना वाले चालू हो गए, फिर वहाँ से फिर पूरी प्रदेश वाले चालू हो जाएंगे, फिर वहाँ महाराष्ट्र में पूरे ATS वाले आदिवासी टाइगर सेना नाम से सब चला रहे हैं। तो वो सब ये समुदाय यानी कहीं ना कहीं सब कुछ छोटे मोटे संगठन बना के अपना वो चला रहे हैं। जो रीति रूढ़ी परंपरा 80% सेम है, 20% अलग है। वो इसलिए अलग है कि जो भौगोलिक परिस्थिति अनुसार जो हुआ,
वो फिर आजू बाजू जो पहाड़ी वाला नज़ारा कैसा रहा उसके और वहाँ पर इसका जो देती हर चीज़ में होनी चाहिए। शहर के विचार, गांव के विचार और जंगल के विचार आदिवासी है तो मिल नहीं सकते। हमारे विचार पर कोई गैर आदिवासी बाजार में रहने वाला कोई बनिया हो, कोई ब्राह्मण हो, अगर हमारे विचारों पर हावी होता है तो ये हमारी वैचारिक एकीकरण नहीं है, हमारी वैचारिक क्रांति नहीं है। हम लोग सब में वैचारिक क्रांति आई है, आज 10 साल हो गए, बहुत सारी आ गई है। पहले हम संदेश देके आप एकता का द्वार कर सकते थे। दूसरा है सांस्कृतिक शुद्धिकरण। तो सांस्कृतिक शुद्धिकरण में बहुत सारा ये भी है, अपने आसपास ऐसे भी लोग रहते हैं आजकल कि जो बाहर से आए हुए हैं, बाहर से बसे हुए हैं, वो लोग कुछ नया लाते हैं और हम ऐसे हैं कि हमारा जो है वो भूलते जा रहे हैं, उनका है जो हमें अच्छा लगता है। तो ये जो हमारी सांस्कृतिक शुद्धिकरण की जो बात है वो कहीं ना कहीं छूट रही है। तो हम लोग ये सांस्कृतिक शुद्धिकरण का बहुत ज़्यादा वजन दे रहे हैं कि सांस्कृतिक पर हर चीज़ में ऐसा होता है। जो हमारी संस्कृति थी, जो हम जिस तरह से रहते थे, जिस तरह से हमारा जो हम एक दूसरे से मिलते थे, हमारा जो व्यवहार था, हमारी रूढ़ी थी, हमारी परंपरा थी, है ना। शादी विवाह में भी जो एक टेक्निक की तरह चलता था, उसमें भी आप सांस्कृतिक शुद्धिकरण न होने के बजाय जो शहरी वाला जो एक ड्रामा की तरह का गया है, तो उसमें सांस्कृतिक शुद्धिकरण में इतना ही है कि आने वाला समय 15 साल में आदिवासी का अस्तित्व पूरा खत्म करने में आज की जो गैर आदिवासी सरकारों की जो सत्ताएं है, वो सत्ताएं कहीं ना कहीं संविधान का गैर लायक जो फायदा होता है वो उठा के व्यवस्था में नहीं होता है। जैसे ही राजनीति चालू होती है, सब अपने अपने दल, सब अपने अपने बल, एक नदी जा रही है, डैम है, फिर आगे 50 खाते, यानी आदिवासी समाज का वहाँ कुचूर फुचूर हो जाता है। हमें ना संवैधानिक तरीके से विधानसभा में बोलने वाले लोग मिलते हैं और न ही संसद सभा में बोलने वाले लोग मिलते हैं। हम लोगों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों में हमने विधायक भेजे हैं, वो भी हमारे समाज के लीडर भी हैं। पर होता क्या है कि जो कांग्रेस और भाजपा की जो मेमोरेंडम है उसमें हमारे आदिवासियों को बोलने तक दिया नहीं जाता। लीडर हमारा है, भले ही आपकी पार्टी है, पर चुना हमने है, फिर भी उन्हें वहाँ बोलने नहीं दिया। हम भले ही हमारी बात रखते हैं, पर वो वहाँ उनकी बात नहीं रख सकते। ये सिर्फ मैं एक राज्य की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे भारत के सभी राज्यों की बात कर रहा हूँ और सभी जगह पर यही माहौल हुआ है। तो इस बार जो राजनीतिक जागरूकता कैसे लानी है, वो यहाँ पर आपको पूरा गांव-गांव जाके राजनीतिक जागरूकता करनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाला समय यही है। सबसे ज़्यादा अच्छा है वो निर्दलीय हो। अगर मिल गया तो समझ लेना कि ये हम मिट्टी लेके जा आए हैं वहाँ से, हम यहाँ बिछड़ के भी जाएंगे। और यहाँ पर आने वाले समय में हम लोग ये सोच लेके निकले, बिरसा मुंडा यहाँ पर आने वाले समय में 10 आने वाले समय में 10 टन के मावा पैदा होगा, क्योंकि आदिवासी समाज जागरूक हो रहा है और उसकी वैचारिक एकीकरण में कहीं ना कहीं भूल हो रही है, सांस्कृतिक शुद्धिकरण में कहीं ना कहीं भूल हो रही है। हम लोग जैसे कितन भाई ने बताया, पिछले 4 साल से ये सोच रहे थे कि देश के आदिवासियों को एक कैसे करें। तो एक करने के लिए बहुत सारे आइडिया सोचे, उनके गांव जाकर, उनके प्रदेश में जाकर अगर मिलेंगे तभी हम उसको जोड़ सकेंगे। इसलिए हमने पैदल यात्रा, ये पूरे 6 राज्यों जो हमने है आदिवासी माहौल,
उसमें दिखाने का विचार किया। उसका प्लानिंग भी कर रहे थे, लेकिन फिर कोरोना आ गया, उसने 2 साल ले लिए और उसके बाद हमारे गुजरात में चुनाव आ गया। विधायक महोदय बैठे, लेकिन जब कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है और सामाजिक लोग जब आदिवासी समाज की बात करने के लिए निकलते हैं, तब उन पर राजनीति का आरोप सबसे पहले लगता है। तो ये आरोप हम पर ना लगे, इसलिए हमने गुजरात के इलेक्शन के वक्त ये यात्रा नहीं निकाली। और इलेक्शन तो हर साल आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे गुजरात में इलेक्शन नहीं था, इसलिए इस बार हमने यात्रा निकालना तय किया। और आज इस देश में जो हालत है आदिवासियों की, जो हमारी यात्रा का नाम है आदिवासी सुरक्षा यात्रा, तो इस देश का आदिवासी आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और महसूस करने की वजह है कि पिछले 1-1.5 साल में हम देख रहे हैं कि सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार बहुत बढ़ता जा रहा है। आपके मध्य प्रदेश में ही एक आदिवासी भाई पर मूत्र विसर्जन किया जाता है, मणिपुर की बहनों को नंगा करके घुमाया गया। तो पिछले 70 साल में आदिवासी कभी असुरक्षित नहीं था, वैसा असुरक्षित आज की तारीख में जो महसूस कर रहा है। तो हमने ये आदिवासी को सुरक्षित करने के लिए आदिवासी सुरक्षित कैसे होगा, ये सोचते हुए हमें ये लगा कि आदिवासी असुरक्षित हुआ है, वो तब से असुरक्षित हुआ है जब से वो पर निर्भर हो रहा है, दूसरे पर निर्भर हो रहा है। अगर हमारे पुरखे को देखें, हमारी पिछली पीढ़ियों को देखें, तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। अपने खाने की 2 वक्त की रोटी, दाल चावल जो भी हो वो खुद पकाते थे। शायद नमक ही उनको बाजार में लाना पड़ता था, बाकी सारी चीजें वो अपने खेत में अपने घर में पिलाते। घर बनाना होता था तो अपनी जमीन की मिट्टी, अपनी जमीन में उगते हुए पेड़ों का इस्तेमाल करके अपना घर बनाना, यानी बाजार पर बिल्कुल निर्भर नहीं थे, उनको बाजार की जरूरत ही नहीं थी। तो जब उसको बाजार की जरूरत नहीं थी तो उनको गैर आदिवासियों की जरूरत नहीं थी। और गैर आदिवासियों जब जरूरत नहीं होती है, जब किसी और की जरूरत नहीं होती है, तब आदिवासी आत्मनिर्भर होता है, उससे वो सुरक्षित, खुद को सुरक्षित महसूस करता है। तो आपका असुरक्षित होना और गुलाम होना लाजमी है। तो हमें फिर से अपने पुरखों के विचारों की ओर आना होगा और विचारों में भी हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। तो दूसरा मुद्दा है सांस्कृतिक शुद्धिकरण, जिसके बारे में केतन भाई ने बहुत सारा बताया और आपको तो बताने की जरूरत नहीं है कि गोंडवाना में सबसे ज्यादा अगर संस्कृति, आदिवासी संस्कृति कहीं जीवित है, सुरक्षित, जीवित तो है लेकिन सुरक्षित है, तो सिर्फ गोंडवाना में है। लेकिन अभी कुछ पढ़े लिखे लोग, नौकरी पेशा लोग, पैसे वाले लोग जो शहर में रहने लगे, वो धीरे धीरे अपनी संस्कृति का त्याग कर रहे हैं। उनको वापस कैसे लाया जाए, इसके बारे में आप गोंडवाना वालों को सोचना पड़ेगा। और तीसरा मुद्दा जो हमारा तीसरा संदेश है, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता तो धीरे धीरे आ रही है, कुछ हद तक बहुत आगे निकल रहे हैं जागरूकता में, लेकिन उस जागरूकता का परिणाम क्या? आज अगर हमारे विधायक, आपके विधायक महोदय जो यहाँ बैठे हमारे विधायक महोदय जो बैठे हैं, अगर वो समाज के लिए कोई ऐसा काम कर दे, समाज के लिए अगर पार्टी के खिलाफ हो जाए, तो पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, तो उसमें भी हम पर निर्भर है। तो हम ऐसी स्थिति खड़ी करना चाहते हैं कि जब समाज की बात करने के लिए हमारी ये सीट रिजर्व की गई, आरक्षित की गई, विधानसभा या संसद में जाके हमारे प्रतिनिधियों को वहां अपनी बात, अपने समाज की बात करना है, समाज की क्या मुश्किल है वो वहां बताना है। और खास काम उनका ये है कि आदिवासी समाज के खिलाफ अगर सरकारें कुछ कर रही है तो उनको रोकने का काम करना है। अगर पार्टी के कारण अगर वो ये काम नहीं कर सकते और अगर पार्टी के खिलाफ जाके करना चाहे, तो हम आदिवासियों में, हम लोगों में दम होना चाहिए, हमारी में एकता होनी चाहिए, हमारी में जागरूकता होनी चाहिए कि बिना पार्टी के भी उनको चुन के लाए। तो आदिवासियों को वोट बैंक बनना पड़ेगा और वोट बैंक बनकर अपने जो काम है, अपनी जो समस्याएं हैं,
चलकर आई है। उनके स्वागत के लिए हमारे सभी समाज के जो विधायक हैं, हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, धारा सिंह सलामी जी, सुनील सलामी जी, इस्पात चिलाटे, अक्षय सलामी, रितेश धुर्वे, तुलाराम दिगी जी यह मौजूद है। यह भी स्वागत के लिए जो आए हैं उनके लिए दो शब्द कहेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे विधायक महोदय जी को कि वह दो शब्द कहे सुरक्षा यात्रा के बारे में। आदिवासी सुरक्षा यात्रा कार्यक्रम में और ये सुरक्षा यात्रा के प्रभाव बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। ये बड़ा हम आपके लिए बड़ा गौरव यात्रा है। मैं सबसे पहले आप सभी समझ यहाँ पर जो हमारे वीर शहीदों को वीर शहीद और लगातार जो 2008 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर दिया और 2008 आप सहयोग के साथ आप सबके आशीर्वाद से मुझे इस क्षेत्र में अपने समाज क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर मिला। लेकिन 8-9 के बाद जैसे तैसे थोड़ा देर ध्यान देना सुन जैसे तैसे 8 और 9 में बैतूल में हमारे मरकाम साहब ने जैसे तैसे 8-9 में 9 अगस्त आदिवासी दिवस की शुरुआत की और हमेशा जिला स्तर पर कार्यक्रम होता और मैं उस जिले के कार्यक्रम में मुझे बड़ा गर्व कि आदिवासी समाज होने के नाते मैं उस कार्यक्रम में वहाँ पर हर कार्यक्रम के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उस कार्यक्रम में रहता है। 2008-9 के बाद धीरे ये कार्यक्रम यहाँ तक हर ब्लॉक स्तर पर हर गाँव ये बड़ी जागृति मिली और जिसमें यहाँ पर इस हर जिले का भौतिक हर तहसील का भौतिक अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर दो समाज है। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने मांग रखी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर कि मैं यहाँ पर एक स्कूल होना चाहिए। मैं स्वस्थ स्वीकार करते हुए मैं अपने विधायक निधि से उस काम को पूरा करने का अंजाम दिया तो आज आप देते हैं दोनों तरफ भी तो किसी कारणवश से काम नहीं पाया जगह कोर्टू जी का और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। जिस महान शहीद झारखंड में जन्म लिया जिन्होंने देश को आजादी दिलाई और आज माटी अमृत कलश के रूप में हमारे सामने उसका प्रणाम करता हूँ। और आप सबको आज ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ जो बिरसा मुंडा जी से लेकर जो भी हमारे रेवाकोट आदिवासी समाज के और इस जिले में भी हमारे आदिवासी भाइयों में भी शहीद हुए, आज इस मौके पर सबको प्रणाम करना चाहिए। सब प्रणाम करें और सब मुझे कुछ राजनीतिक क्षेत्र में मुझे काम करने का अवसर मिला तो मैं अपनी पीड़ा अपनी बात मैं अपने समाज के साथ रखूँगा। मैं किसको आपको बोलूँगा तो पार्टी में कांग्रेस तक तो सब कुछ रहा जैसे भी रहा जो भी रहा हमारे आदिवासियों को आरक्षण के माध्यम से वन अधिकार के माध्यम से जो भी हम जो सहायता मिलना था वो मिला। लेकिन कुछ समय बाद ये इतना जो પોતપોતાના ટોટેમ પ્રમાણેનું કંઈક થોડું ચેન્જીસ છે, બાકી બીજું બધું એનું ही છે। टोटेम के हिसाब से थोड़ा चेंज होगा। तो लड़कियों के द्वारा पत्थरों का बनाया जाता है कार्यक्रम करते तो
मुठवा बाबा की जय, मुठवा बाबा की जय, काला बाबा की जय, फाटक बाबा की जय। पचमढ़ी से आज हम लोग के बीच में उपस्थित हैं राजू भाई वल्लई भाई के नेतृत्व में यहाँ पे हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। इस यात्रा का जो पूरा संचालन कर रहे हैं जो केतन भाई बामिया, वो हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। इनके लिए भी एक बार और इसे कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हैं हमारे आज की यहाँ जो शक्ति है हमारे बीच आत्मानंद दादा हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। तो वो अगर वो भी आके इस यात्रा की जो हमारे सम्मानित साथी बीच में मंचासीन हो, और साथ में हमारे पूर्व सरपंच बलवंत आके दादा हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। यहाँ पे मंचासीन स्थान ग्रहण करें। अच्छा, साथ में बिनपुर से जो हमारे पैसा के जो उनसे आग्रह करता हूँ फिर भी आकर, और उसके साथ में श्यामलाल सलामे दादा हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। तो वे भी आकर इनका भी इन बार जोरदार तालियों को
तो इसका नाम रखा है आदिवासी सुरक्षा यात्रा। और जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा है उसकी सोच 4 साल पहले रखी गई थी। वैसे हम सब रहने वाले सब गुजरात, दाहोद, मध्य प्रदेश बॉर्डर पे है, पर ये यात्रा की शुरुआत हुई है झारखंड बिरसा मुंडा के गांव उली हाथू से। वहाँ से हम बिरसा मुंडा के गांव की मिट्टी लेके फिर बिरसा झारखंड से छत्तीसगढ़ होके मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में जो हमारा आदिवासियों का मूल स्थान गिना जाता है अमरकंटक, वहीं से हम लोगों ने पानी लिया। फिर हम बहुत सारे गांव यहाँ पर जो लिखे हैं वही कैपिटल है, बाकी अंदर बहुत सारे गांव है, वहाँ भी चले जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी हम बैतूल तक आए हैं यहाँ। फिर यहाँ से हम ये झापा वाले रूट से रतलाम होके कुक्सी बडवानी होके, बडवानी से फिर हम महाराष्ट्र में चले जाएंगे। महाराष्ट्र में जो पूरा नंदुरबार वाला बेल्ट है, फिर नासिक वाला जो बेल्ट है, वहीं से फिर गुजरात में आएंगे। गुजरात का जो पूरा शेड्यूल 5 एरिया है वो भी कवर करना है। फिर उसके बाद हमें राजस्थान जाना है। राजस्थान जाके फिर जो आबू वाला जो रोड है वहीं से फिर वापस गुजरात और राजस्थान की जो बॉर्डर है वहाँ पर पाल चितरिया करके गांव है। वहाँ 1200 आदिवासियों को अंग्रेजों के समय मारा गया था। तो वो ये जैसा गांव है 4000 किलोमीटर की है। हमने पहले सोचा था ये पूरी यात्रा पैदल चलेगी, पर थोड़े ही महीनों में चुनाव आने वाला है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो हमने बहुत सारा जो अंतर है वो पैदल से चले, बहुत सारा अंतर है 2 अक्टूबर तक हमें ये यात्रा की समाप्ति करनी है। हमारा ये यात्रा का जो संदेश है वो संदेश हम 3 संदेश लेके निकले हैं। वो हमें क्यों निकलना पड़ा ये पहले हम आपको बता दें। वैसे हम गुजरात में आदिवासी हक अधिकार के लिए आदिवासियों का आवाज पहुंचे, भारत के मूल मालिक को जो मिलना चाहिए वो मिले, ऐसे कई मुद्दों पर हम लोगों ने 10-12 साल से गुजरात में आवाज उठाया है। पर ये आवाज कहां जाके सीमित बन जाती है, कहां जाके रुक जाती है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। यही सोच लेके हम 3 संदेश लेके निकले। मध्य प्रदेश में अभी कुछ समय पहले मुद्रकांड हुआ, मणिपुर में आदिवासियों के साथ बहुत घटनाएं हुई। पर जब हम गुजरात में बैठते थे तब ये सोचते थे
मणिपुर हमारा पूरा आदिवासी है। भारत में हम चिल्ला रहे हैं आदिवासी एक हो जाए, आदिवासी एकता जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, पर ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां ट्राइबल लोग रहते हैं, वहां किसी का नंबर किसी के पास नहीं है। हम लोग दिल से कनेक्टेड है, पर बातचीत किसी से कर नहीं पा रहे हैं। अभी मणिपुर में इतना हुआ, पर चार कि हाँ यार हमारे आदिवासी लोग हैं यार, वहाँ क्या हो रहा है हमको बताओ, क्योंकि हमें मीडिया पर भरोसा नहीं है, टीवी चैनल पर भरोसा नहीं है, न्यूज़पेपर पर भरोसा नहीं है। तो हम लोगों से डायरेक्ट बात करो कि हुआ क्या है, पर हमारे साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तो फिर सोचा कि इस बार यही पक्का कर दो, 6 राज्यों में यात्रा निकालो, फिर आने वाले समय में दूसरे राज्यों में यात्रा निकालो, तो कहीं पूरे जो भारत के हर राज्यों में ट्राइबल रहते हैं उसी का कनेक्शन करो, तभी जाके आदिवासी एकता जिंदाबाद का नारा हम दिल से लगाएंगे। तो यही सब सोच लेके हमने 3 संदेश जो बनाए, उसमें पहला है वैचारिक एकीकरण। वैचारिक एकीकरण इसलिए बनाया क्योंकि हम लोग झारखंड से यहाँ तक आए, हमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम बहुत दूर हैं। आज हम लोग इतने दूर से आए हैं तो हमें गांव के बाहर से भी लेने लोग आए हैं, तो यही है कि आदिवासी समाज की जागरूकता हुई है। 9 अगस्त जब आता है तो आज से 10 साल पहले 50 लोग रैली निकाला करते थे, आज किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, फिर भी 1 लाख जैसे लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये ऐसा माहौल यहाँ पर है ऐसा नहीं है, पूरे भारत में बना है ये माहौल। हम लोग जहां से आते हैं वहां 10 साल पहले रैली में हम लोग ही 10 लोग होंगे, वो निकले थे, विश्व आदिवासी दिन का एक झंडा बनाया था। और यहाँ पर जैसे गोंडवाना प्रदेश की मांग हो रही है तो हमारी तरफ भिल प्रदेश की मांग हो रही है, तो हम भिल प्रदेश का झंडा लेके निकले थे। सब लोग अपने ही लोग हंस रहे थे, ये कर क्या रहे हैं। तब जाके 9 अगस्त तो उस समय खत्म हो गई। फिर हमने सोचा गांव-गांव निकल जाओ, कोई भी गांव हो, बस अपना गांव होना चाहिए। आदिवासी शब्द से इतना नाता बना लो, उस गांव में जाके अपनी बात रखो, क्योंकि मैं अभी बात रखने आया हूं। आप सब पंच हैं, आप सब राजा हैं और मेरी बात सुन रहे। तो धीरे धीरे गांव में घुसते गए। 1 साल के बाद 50,000 लोग हुए। फिर भी हमें लगा हमारे लोग नहीं आ रहे, नाचने के लिए नहीं आ रहे, तो फिर और दूर चले गए। सोचा, पता लगाया कि कौन से गांव में हमारे लोग नहीं आ रहे हैं। तो आज 10 साल हो गए। अब हम लोग 9 अगस्त में कहीं और चले जाते हैं और हमारे जो शहर है वहां पर 2 लाख से कम संख्या नहीं होती है। तो वो एक आदिवासी एकता का संदेश है। भले ही हम नाच रहे हैं पर इकट्ठे तो हो रहे हैं। पर ये हम लोग जहां से आए हर जगह पर यही है कि 9 अगस्त में इतना बड़ा माहौल बन जाता है। मैं अभी वैचारिक एकीकरण की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है वैचारिक एकीकरण हो रहा है, वैचारिक क्रांति आ रही। पता नहीं क्या हो जाता है, कौन कहां जाता है वही पता नहीं चल रहा है। तो हमारी वैचारिक क्रांति ऐसी होनी चाहिए, न हमें गैर पक्षों की जरूरत होनी चाहिए। हमारा समाज खड़ा करे नेता, और वो ऐसा होना चाहिए जो विधानसभा और संसद में जाके
आदिवासी समाज की बात रखे। वो हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तो हम इसलिए आए हैं, हमारी वैचारिक क्रांति का जो फूट था वो ऐसा था, हम गुजरात में हैं, मध्य प्रदेश में मुद्राकांड हुआ, गुजरात के कुछ लोग बोल रहे हैं अरे वो तो मध्य प्रदेश में हुआ है, अपने को क्या है। गुजरात में कुछ होता है तो मध्य प्रदेश वाले बोल रहे हैं गुजरात में हुआ है, हमको क्या है। सही बात है ना? तो ये है 20% का गैप है जहां हमारी वैचारिक एकीकरण, वैचारिक क्रांति नहीं हुई है। और सिर्फ यही बात नहीं है, वैचारिक क्रांति जो हमारी रीति रूढ़ी परंपरा में भी होनी चाहिए। हमारी वैचारिक क्रांति का जो 20% इसमें फूट है, हम कहीं ना कहीं शहर में जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग को मिलते हैं जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर की संस्कृति लेके आते हैं, और हम उन्हीं को देख के कुछ सीखना चाहते हैं। तो हम जो बाहरी सीखते हैं तो हमारी वैचारिक क्रांति में वहां 20% कमी है। जो पुरखों का दिया हुआ था वो बहुत सारा हमने छोड़ दिया है, और जो टेलीविजन टीवी पर आ रहा है, बाहरी संस्कृति, बाहरी विचार बोलते हैं उसको, वो सब छोड़ के अपने 20% में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। पहले हम हमारे पुरखे, हमारे देवी देवता जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, उन्हीं को छोड़ के जो हमारी वैचारिक क्रांति जो 20% में हम कमी पा रहे हैं, वो कहीं बाहरी लोग जो वैचारिक क्रांति ला रहे हैं वो हम झोले में डाल रहे हैं। जो का उसूल है, हम आपकी टेरिटरी में नहीं आएंगे, आप हमारी टेरिटरी में नहीं आएंगे। रीति रूढ़ी परंपरा में हमें कहीं दखल नहीं देनी है किसी को, और आपको सब बैठ के वैचारिक क्रांति, वैचारिक एकीकरण पर बहुत गहरी सोच लगानी होगी। ये हमारा पहला संदेश है। दूसरा संदेश है सांस्कृतिक शुद्धिकरण। ये सांस्कृतिक शब्द क्या है? भारत में हमारी पहचान कोई धर्मों से नहीं हुई है, हमारी पहचान संस्कृति से हुई है। हम आदिवासी है, हमारी पहचान हमारी संस्कृति है, हमारी रीति है, हमारी रूढ़ी है, हमारी परंपरा है। वो जब पहली बार देश की आजादी के पहले, जब अंग्रेजों ने पहली बार हमारी जनगणना की थी, तब बहुत सारे लोगों ने, अंग्रेजों के समय ब्रिटिश वाले लोगों ने जो गिनती लगाई थी वो हमारी संस्कृति, रीति रूढ़ी पर हमारी पहचान बनाई थी। तो वो आज कहीं ना कहीं हम छोड़ के अशुद्धि में घुस गए हैं। इतनी अशुद्धि आ गई है, ट्रेंड बन गया है। हमारी अपनी जो शुद्धिकरण पर, हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक शुद्धिकरण पर ज्यादा से ज्यादा वजन देना होगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, आप 100 लोगों को कहो। ये जो है, ये हमारी लड़ाई है। वैचारिक एकीकरण करना पड़ेगा, सांस्कृतिक शुद्धिकरण करना पड़ेगा। हम जो सरकार से मांग रहे हैं, हम जो सत्ताधारी लोगों से मांग रहे हैं, वो हम रोड पर बैठे आंदोलन करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा और हम क्यों चाहते हैं, वो आपको समझना होगा। वो इसलिए है, लास्ट मुद्दा है हमारा सामाजिक और राजकीय जागरूकता। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और बाद में ये मीटिंग खत्म होने से पहले से उन्होंने सोचा कि अगर आदिवासी की जीवन पद्धति जीने से अगर ये पृथ्वी बच सकती है, तो आदिवासी ये सदियों से, लाखों वर्ष, हजारों सालों से जीते आ रहे हैं, तो उनके प्रति हमारा कुछ
मतलब क्या बोलती भाई, उनके प्रति हमें आभार भी प्रकट करना चाहिए। उनके प्रति हमें अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। तो ये सोच के उन लोगों ने जब पहली बार पृथ्वी परिषद की मीटिंग मिली थी 9 अगस्त को, उस दिन को उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस के नाम पर दिया और हम आज धामधूम से विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। तो भारत के आदिवासियों की जीने की पद्धति से अगर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और पूरे दुनिया के आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, तो फिर हम हमारी ये जीने की पद्धति और क्यों छोड़ रहे हैं? जब दुनिया ये मानती है कि भारत के आदिवासी जैसे जीते हैं वैसे जिएगी तो ये पृथ्वी बचेगी, तो फिर हम ये जो छोड़ रहे हैं, तो फिर हमें अब संभल जाना चाहिए और हमें जो पुरखे जो हमें जिस तरह से जीना सिखाए गए थे उसी तरह जीने की शुरुआत करनी चाहिए। संविधान में भी हमें बहुत, जिस बिरसा मुंडा के गांव से मिट्टी लेके हम यहाँ आए, उस बिरसा मुंडा का एक सूत्र था, एक नारा था, आबुआ दिसुम आबुआ राज, यानी कि मेरा गांव मेरा राज। पूरे संविधान ने भी हमें ये अधिकार दिया। आदिवासी के गांव में आदिवासी का ही राज होगा। आदिवासी का यानी कि राजू बोलवाई क्या केतन बामने के एक व्यक्ति का नहीं, आदिवासी ग्राम सभा का होगा। और आदिवासी की ग्राम सभा को वैधानिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अधिकार दिए गए। ये पुलिस महोदय बैठे उनको पता होगा। और ये यूसीसी वाली जो बात आ रही है, यूसीसी वाली बात किससे लागू होती? सरकार यूसीसी क्यों लाना चाहती? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होने वाला है तो आदिवासियों को होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो अपने संवैधानिक अधिकार है ग्राम सभा के पास, वो अधिकार यूसीसी लागू होने के बाद नहीं रहेंगे। तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत खराब है। अगर हम पिछले 20-25 सालों से जैसे रहते आए हैं, दूसरे लोगों का विचार अपने पर अपनाने लगे, संस्कृति का आकर्षण नहीं दे। बहुत से लोगों का ये अनुभव होगा, है कि नहीं? वो इसलिए हो रहा है कि राजनीतिक तौर पर हमने अपनी आत्मनिर्भरता गंवा दी और जिस पार्टी के लीडर, जिस पार्टी के मालिक आदिवासी नहीं है, उन पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए हम टिकट मांगने जाते हैं अपने नेता, और जब टिकट मांगने के लिए जाते हैं तो वो कुछ कंडीशनें रखते हैं, कुछ शर्तें रखते हैं कि भाई तेरे को ये करना पड़ेगा तभी तेरे को टिकट मिलेगा। तो उसमें एक शर्त ये भी होती है कि जैसे हम कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। और इस वजह से इस संविधान ने जो अधिकार दिया है हमें कि हम हमारे एक प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा और संसद में भेजे कि सरकार द्वारा अगर हमारे खिलाफ कुछ गलत हो रहा हो तो वो रोके, हमारी कोई जरूरतें हैं तो उसकी बात वहां जाकर करे। मगर जब वो बोलने के लिए बात करता खड़ा होता है तब पार्टी का जो भी नेता हो उसे रोक देता है कि भाई तू बैठ। और ऐसा कई बार हमने देखा। तो अब हमें राजनीतिक सोच बदलनी पड़ेगी, राजनीतिक तौर पर हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और उसके लिए हमें वोट बैंक बनना पड़ेगा। पहली शब्द हमारी एक वोट बैंक बनना। एक घर में आप देखते हैं तो घर का एक व्यक्ति, एक वोटर, एक मतदाता कांग्रेस को वोट करता है, दूसरा मतदाता भाजपा को करता है, तीसरा आम आदमी को करता है, चौथा निर्दलीय को करता है, सारे वोट बिखर जाते हैं। और इस वजह से हमारे 25 या 30% वोट से जो प्रतिनिधि चुन के जाता है वो पार्टी का गुलाम बन के रहता है। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसके लिए हम क्या करें। तो इसके लिए भी हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत पड़ेगी। ये आपका इलाका गोंडवाना कैसा है? गोंडवाना कहिए ना। तो गोंडवाना में तो ये प्रयोग हुआ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक घर की पार्टी बनी। गोंडवाना इलाका आत्मनिर्भर बना। लेकिन बाद में केतन भाई ने विधानसभा की 5 सीटों की बात की। उसके बाद जो पंचायती राज के चुनाव जो है जनपद के और जिला पंचायत के, उसके चुनाव की मैं बात करूंगा। उसमें हमने क्या किया, 1 साल पहले से हमने तैयारी शुरू की।
और तैयारी करने के बाद आवेदन मंगाए गए कि भाई कौन कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो किसी जनपद में 3, 4, 5 नाम आए, किसी जिला पंचायत में 5-7 नाम आए। तो फिर वो जो नाम थे उस नाम को हमने हर एक ग्राम सभा में कहा और उस ग्राम सभा में बोला गया कि आप इसमें से अपना एक उम्मीदवार पसंद करके दो। तो ग्राम सभा में इसमें 2-4 सीटों पर मैं भी प्रभारी था, उसका निरीक्षक था, इसलिए मुझे पता है कि गांव लोगों ने 2 या 3 नाम पसंद करके दिए कि ये हमारे उम्मीदवार हो गए। ऐसे ऐसे जिस भी जनपद के जितने भी 4-5 गांव पंचायतें आती है उन पंचायत के लोगों ने ये नाम सिलेक्ट करके भेजे। उसके भेजने के बाद इससे जितने गांव थे उस गांव में से 10-10 प्रतिनिधि को बुलाया गया पंचायत से और फिर उनको बिठाया गया और बोला गया कि आप इनमें से एक नाम सिलेक्ट कीजिए। तो कहीं कहीं तो सिलेक्ट हो गया एक नाम, कुछ जगह पर 2 हुए, कुछ जगह पर 3 भी हुए। तो फिर हमने ये किया कि जहां 2 सिलेक्ट हुए थे उन लोगों को बोला, एक कमरे में बिठा दिया और उनको बोला कि आप लोग खुद तय करके आओ कि कौन चुनाव लड़ेगा। तो लगभग आधे से ज्यादा सीटों पर तो वो खुद तय करके आ गए और बाहर आके बोला कि भाई ये आदमी इलेक्शन लड़ेगा। जो नहीं लड़ने वाला था वो ही कहता था कि ये मैं नहीं लड़ूंगा, ये उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। और कुछ जगह पर जहां पर आम सहमति नहीं बनी वहां पर हमारी एक निर्णायक कमेटी है। उस निर्णायक कमेटी में सारे बुजुर्ग लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को निर्णायक कमेटी में रखा और उन लोगों ने उन 2 या 3 में से एक उम्मीदवार सिलेक्ट करके दिया। तो उसका परिणाम क्या आया वो बता। परिणाम ये आया कि लोगों को लगा कि ये उम्मीदवार हमारा खुद का पसंद किया हुआ है। तो उम्मीदवार से एक पैसा नहीं मांगा, दारू का बोतल नहीं मांगा, खाने के लिए कुछ नहीं मांगा और सामने से उसको चुनाव लड़ने के लिए पैसे देने लगे। हर एक गांव में ऐसा हुआ। एक जिला परिषद सीट पर पूरे 10,000 रुपए भी नहीं हुए, 9,000 के ऊपर रुपया खर्चा हुआ और एक जनपद का प्रतिनिधि सिर्फ 500 रुपए में इलेक्शन लड़ा और जीत के आज जनपद का अध्यक्ष बन गया। तो अगर इस सिस्टम से हम खुद आत्मनिर्भर बनने लगे, खुद तय करने लगेंगे अपना उम्मीदवार, तो राजनीतिक तौर पर भी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इसमें किसी को कोई शक है? इस सारी प्रक्रिया करने में हमें 7 साल लगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें आप उसमें सफल हो जाओ या तो आने वाले पंचायत राज चुनाव में सफल हो जाओ। ये एक सारी प्रक्रिया बहुत लंबी है, लोगों की समझ में बहुत देर से आएगी, लेकिन आएगी जरूर। राजस्थान के जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में 118 जनपद प्रतिनिधि चुने गए हैं। गोरखपुर में भी उन लोगों ने मिलकर जिला पंचायत बनाई। तो राजनीतिक तौर पर भी हम आत्मनिर्भर हो, ये आज के समय की जरूरत है। अगर हम आज भी अलग अलग पार्टियों में उलझे रहेंगे तो आने वाले समय में भी हमारे हाल सुधरने वाला नहीं है और ऐसी सीधी वाली मणिपुर वाली जैसी घटनाएं होती रहेगी। तो हमारी यात्रा का ये जो संदेश है कि आदिवासी सुरक्षा यात्रा, जिस मुद्दे को हम लेकर निकले हैं उस मुद्दे में आत्मनिर्भर बनना है। और आत्मनिर्भर कैसे बनना है, किन किन बातों में बनना है, तो वो तो केतन भाई ने बताया और मैं फिर से बता रहा हूँ कि वैचारिक एकीकरण का, हम पूरे देश के वैचारिक आदिवासियों का, देश के आदिवासियों का वैचारिक एकीकरण हो, इस संदेश को लेकर सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो, इस संदेश को लेकर और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता है, इस संदेश को लेकर जब हम निकले तब हमें ये गोंडवाना में जो समर्थन मिला है वो हमारी कल्पना से बाहर था, क्योंकि गोंडवाना में हमारे कोई संपर्क नहीं थे। जैसे हम गोंडवाना में अमरकंटक से आए वैसे वैसे आगे का संपर्क ढूंढते गए और ढूंढते पहले संपर्क में हमें 25-30 लोग मिले, बाकी 50 मिले और आज हम देख रहे हैं कि 150-200 लोग का समर्थन हमें मिल रहा है। वो ही हमारी कामयाबी है। हमारी कामयाबी नहीं है, आने वाले समय में ये देश के आदिवासियों की कामयाबी बनेगी। तो आप लोग, ये हमारा संदेश। मैं पुनः उनका एक बार जोरदार तालियों के साथ। साथियों, हमें समझने की जरूरत है जिस मिशन को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर वो यात्रा जो
झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान प्रदेशों में इस यात्रा का आगमन होना है और हर जगह से जिस प्रकार हम सब एक आज इस मंच पर बैठ के हम लोगों की जो उम्मीद है, हम लोगों का जो हौसला है, ये हम लोगों ने बढ़ाया और हम निरंतर जिन्होंने जिस प्रकार उन्हें बात रखा कि हम आने वाले समय पर पुनः आप लोगों से मिलने का वो गुजारिश किया है, उस समय भी आज जितनी तादाद है इससे बढ़कर उनकी बातों का सुनेंगे और उनका समर्थन करेंगे और जिस उद्देश्य को लेकर जो यात्रा जो शुरुआत हुई है, मैं इस आयोजन समिति की जो नेतृत्व करता है, इनके जो संचालक हैं, इनका पुनः एक बार हम लोग जोरदार तालियों